अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं इमरान अशरफ स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल से आपके लिए चैप्टर 5 लेकर आया हूँ। चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में होने वाले एनर्जी के चेंजेस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बच्चों, ये वीडियो एमकैट ई-कैट के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। अगर आप नॉर्मल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो थोड़ी टफ होगी, क्योंकि इसके अंदर एनटीएस का मटेरियल हम शामिल करेंगे इसके अंदर काफ़ी, और हम उन पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट ले रहे हैं आज। और इसके लिए बच्चों आप लोगों को इसके अलावा सबसे पहले तो लेक्चर लेना है किस तरीके से कि आप लोगों ने पहले तो बिल्कुल तन्हाई में लेक्चर सुने और अपने पास नोटबुक ले लें। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अब अपने पास नोट करते रहेंगे। चैप्टर 5 का इंतखाब हमने इसलिए किया है यहाँ पर क्योंकि चैप्टर 5 एक बहुत ही एक ऐसा चैप्टर समझा जाता है जिसमें 3-4 टॉपिक हैं, और जबकि ये बहुत ही बहुत कम कवर कर पाऊँगा। मैं इसका कोशिश करूँगा कि टू दी पॉइंट बातें करूँ, लेकिन चैप्टर नंबर 5 पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आप पाकिस्तान में होने वाले किसी भी टेस्ट में जो एमसीक्यूज़ आते हैं, किसी टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इंशाल्लाह आप अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। लेकिन आपने तमाम लेक्चर्स को नोट करना है और जो बातें बताई जा रही हैं उनको अपने माइंड में रखना है। पेस थोड़ी तेज़ होगी, जाहिर बात है कि एनटीएस में थोड़ी पेस तेज़ होती है। पहले से बच्चों के पास कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को पॉलिश करना होता है और उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट ले रहे हैं एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी में होने वाले चेंजेस क्या क्या होते हैं उनमें बच्चों सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के ऊपर। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। बेटा, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कब होते हैं? जब हम एनर्जी चेंज करें। ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी चेंज करो, रिएक्शन हो जाए, ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। आप एनर्जी चेंज करेंगे, एनर्जी चेंज करने के नतीजे में क्या चेंज हो जाएगा? मटेरियल चेंज हो जाएगा। बच्चों, इस तरह के जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन बेटा बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स के होते हैं और ये बातें सबको पता हैं। एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दूसरे होते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, 2 तरह के रिएक्शन हो गए। थर्मोकेमिकल रिएक्शन बताया, ऐसे रिएक्शन जिनमें हम एनर्जी चेंज करेंगे, रिएक्शन होगा। रिएक्शन का होना ना होना किसके रेफरेंस से होगा? एनर्जी के रेफरेंस से होगा। 2 तरह के बेसिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आइए सबसे पहले हम इनको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, इनके दरमियान डिफरेंसेस चेक करते हैं। आपके पास एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। बेटा, वीडियो लेक्चर को जब YouTube पर देखें तो हाई रेजोल्यूशन पे करके जाएं। सेटिंग का ऑप्शन होता है, ये YouTube के कॉर्नर पे ये 3 डॉट बने होते हैं, यहाँ जाओ, रेजोल्यूशन हाई करके लेक्चर देखोगे तो वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। एक तो इस बात का ध्यान रखो, बाज़ बच्चे कहते हैं मैं बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, अपने तौर पे जितना बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़ा लिख रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा वो होते हैं जिनमें हीट
इवॉल्व होती है जब केमिकल रिएक्शन होता है, हीट इवॉल्व होती है, और ऐसे रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करके होते हैं वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहले से पता है बच्चों। बेटा ये ऐसे रिएक्शन है इनमें हीट आपके पास फॉर एग्जांपल रिएक्शन हुआ A+B C+D, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस है। रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में क्या है डिफरेंस? मान लो इसकी कितनी है 100 जूल, मान लो इसकी कितनी है 70 जूल, बाकी 30 कहाँ गई? रिलीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक, मान लो ये अगर 100 होता और ये 150 होता तो क्या होता? एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। वो एनर्जी कहाँ से आई? वो सिस्टम में ऐड हो रही। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी यानी रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी ज्यादा होती है प्रोडक्ट से। ये एग्जांपल बताई थी, पॉइंट अब यहां पर लिख रहा हूं मैं। रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी से ज्यादा होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा होती है। जाहिर बात है एनर्जी का डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा वो रिलीज हो गया, यहाँ जो डिफरेंस होगा वो क्या हुआ? सिस्टम में आया, एब्जॉर्ब हुआ। बेटा इसके नतीजे में सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन यह पॉइंट ध्यान में रखना कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़रूर, लेकिन उसके बाद वो वापस कहाँ पर आ जाएगा? रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ? टेम्परेचर का डिफरेंस जहाँ पर भी क्रिएट होता है हीट ट्रांसफर हो जाती है, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा लेकिन उसके बाद वापस कहाँ चला जाएगा? रूम टेम्परेचर पर। और यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, और वापस कहाँ पर आ जाएगा? रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। इसमें क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कोई हीट रिलीज हुई तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? हीट एनर्जी में। और बेटा इन रिएक्शन में हीट एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी। बेटा इनके लिए एंथैल्पी चेंज को हम जाहिर करते हैं डेल्टा एच से। इन रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है, इन रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहले क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद वापस रूम टेम्परेचर पर आ जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए, मज़ीद कुछ पॉइंट्स की बात करता हूँ। बेटा एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एंडोथर्मिक प्रोडक्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम स्टेबल होगा। एमसीक्यू का पॉइंट है ये। आपके पास 4 डेल्टा एच दिया है, मैं आपको वैल्यूज गिवन है। डेल्टा एच की वैल्यू फॉर एग्जांपल एक दी हुई है -100 किलो जूल, दूसरी दी हुई है -50 किलो जूल पर मोल, तीसरी दी हुई है -20 किलो जूल पर मोल, चौथी दी हुई है
प्लस 200 किलो जूल पर मोल। आपसे सवाल कर लिया, बताओ इनमें से ज़्यादा रिएक्शन कौन सा वाला स्टेबल है, इनमें से ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है। तो ज़्यादा प्रोडक्ट देखने के लिए तो आपको पता है एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो एक्सोथर्मिक तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब हम चेक करेंगे ज़्यादा एक्सोथर्मिक कौन सा है। ज़्यादा एक्सोथर्मिक यहाँ पर तुम लोगों को क्या नज़र आ रहा है, -100 किलो जूल कि जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर एमसीक्यू की ये टाइप आपके सामने आ गई जिसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को प्रेडिक्ट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और जो जितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों। एक तो ये पॉइंट। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स। कार्बन लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीथेन कंबस्शन करवा रहे हो, CO2 प्लस H2O प्लस हीट, रिएक्शन कौन सा, एक्सोथर्मिक। प्लस हीट की फॉर्म में लिखा हो सकता है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव लिखी हो सकती। एंडोथर्मिक एग्जाम्पल, C प्लस 2S CS2 प्लस हीट इस तरफ लिखा होगा, H2 प्लस I2 2HI H2 प्लस I2 प्लस हीट। डेल्टा H की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। बेसिक बातें ये, कोई इसमें से नई बात नहीं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के मेन पॉइंट्स आपके जहन में रखे। पूरे चैप्टर में हम आप बात करते रहेंगे, इसकी एग्जांपल्स अभी बहुत ज़्यादा आएंगे। मैं आपको तमाम ट्रिक्स बताऊंगा कि कौन से एक्सोथर्मिक है, पहचानना कैसे, क्या क्या क्राइटेरिया हैं किसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के ऊपर। अभी बहुत बातें होने वाली। इंट्रोडक्शन क्लास है आज, थोड़ी सी बेसिक्स के ऊपर ही क्लास होगी। आगे चल के बहुत सारी नई बातें आपके लिए आएंगी। ओके, थोड़ा सा मैं NTS का एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ ग्राफ का। रूम टेम्परेचर, यहाँ ओवरऑल टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये NTS में पूछा जा चुका है, ये MCQ। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वाली लाइन है डॉटेड। सवाल ये था, बताएं इनमें से कौन सा ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है। इनमें से कौन सा ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है। आपके पास एक ग्राफ दिया, आइडिया लगाना है इनमें से कौन सा ग्राफ। ये देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके बाद ग्राफ सीधा हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। इसी तरह का क्वेश्चन था एग्जैक्ट, मुझे ग्राफ आपको थोड़ा थोड़ा याद है, वो इसमें बता रहा हूँ मैं। टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। टेम्परेचर कम हो रहा है, उसके बाद वापस कहाँ पर आ गए आप, रूम टेम्परेचर पर आ गए। यहाँ पहले टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद टेम्परेचर कम हो गया। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ कम हो रहा है तो चलो यहाँ से शुरू करो, यहाँ कम हो रहा है तो कम ही होता जाएगा। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर सिर्फ कम होता नहीं जाएगा, कम होगा फाइनली फिर उसको कहाँ चला जाना है, रूम टेम्परेचर पर चला जाना है। कम भी होगा, देखो ये ग्राफ है एक्चुअली ऐसे, एक्चुअल ग्राफ। टेम्परेचर कम होगा, कम होने के बाद वापस कहाँ चला जाएगा,
रूम टेम्परेचर। एक्चुअल ग्राफ इस तरह से। तो ग्राफ की मदद से आप बता सकते हैं कि ये देखो टेम्परेचर कम हुआ, उसके बाद दोबारा कहाँ चला गया, रूम टेम्परेचर पर। चाहे एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा, फाइनली कहाँ चला जाएगा, रूम टेम्परेचर पर। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर कम होगा, फाइनली कहाँ चला जाएगा, रूम टेम्परेचर पर। बुनियादी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट पिक कर लो, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी बात करेंगे। आपने अभी देखा कि रिएक्शन के दौरान हीट या तो रिलीज हो रही है या क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो बच्चों हीट रिलीज हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये हीट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स के नाम एमसीक्यू का पॉइंट बन जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनमें पहला है बेटा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, ये किन बातों पे डिपेंड करती है। उनमें से पहली बात आपको बता रहा हूं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट दोनों की, बुक में लिखा हुआ है सिर्फ रिएक्टेंट का, मैं क्या कह रहा हूं, दोनों की। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। दोनों रिएक्शन सेम नहीं है। एक में वाटर लिक्विड की फॉर्म में बन रहा है, एक में गैस की फॉर्म में बन रहा है। इसकी वैल्यू तकरीबन -49 किलो जूल, इसकी वैल्यू तकरीबन -68 किलो जूल पर होगी। ज़्यादा किसकी हो रही है, लिक्विड वाले की ज़्यादा। ये देखो, ये ट्रिक एमसीक्यू में काफ़ी आती है और यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा घूम जाता है। आपको क्या बात बताई, आपको ये बात बताई कि इसकी वैल्यू जो लिक्विड वाटर बन रहा है, इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू गैसियस वाटर बनने में। सेम रिएक्शन लिखा हुआ है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, यहाँ गैस है, यहाँ लिक्विड है। यहाँ इन दोनों में फ़र्क होगा, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बुक में सिर्फ लिखा हुआ है रिएक्टेंट, मैं इसलिए प्रोडक्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैं रिएक्टेंट में यहाँ हाइड्रोजन सॉलिड के बजाय, गैस के बजाय लिक्विड ले लूँ, हाइड्रोजन लिक्विड, हाइड्रोजन का लिक्विड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, ये डेल्टा इसकी वैल्यू पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। यह पॉइंट सुनो, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है, डिफरेंस समझ सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम गैस से किस में जा रहे हो, लिक्विड में जा रहे हो। जब गैस से गैस की एनर्जी ज़्यादा होती है या लिक्विड की, गैस की एनर्जी ज़्यादा होती है, लिक्विड की एनर्जी कम हुई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस से लिक्विड में जा रहे हो, गैस से लिक्विड में जाओगे तो एनर्जी कम हुई, वो एनर्जी कहाँ गई, रिलीज हो गई, वो यहाँ पर बढ़ गई। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इनका क्या है, ये जो स्टेट चेंज हो रही है, ये वो वाली एनर्जी का डिफरेंस तकरीबन 19 किलो जूल का। अगर यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है तो वो एनर्जी कहाँ पर इस्तेमाल, वो एनर्जी कहाँ से आई, वो स्टेट चेंज हुई। स्टेट चेंज होने की वजह से गैस की एनर्जी कम होकर आप हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में गए हो, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी कम है, एनर्जी रिलीज हो गई। तो अगर मैं सॉलिड लिखता तो सॉलिड की और ज़्यादा नेगेटिव होती, क्योंकि सॉलिड की एनर्जी सबसे कम होती है, गैस की एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद सॉलिड की। तो पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट, और इसके ऊपर अक्सर आपको एमसीक्यू नज़र आएंगे इस चीज़ के ऊपर कि बताएं इनमें से किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो बेटा स्टेट से ध्यान में रखना कि अगर गैसियस प्रोडक्ट अगर आपका गैसियस स्टेट में है तो वहाँ एनर्जी कम, लिक्विड स्टेट में तो उससे ज़्यादा, सॉलिड स्टेट में तो उससे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस मौजूद है। बेटा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आपके पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स
कितना अमाउंट लिया है आपने रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाओगे, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डेल्टा एच की वैल्यू भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाओगे आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। डेल्टा एच क्या, हीट ऑफ रिएक्शन। रिलीज होने वाली और एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी में फ़र्क आएगा। जब यहाँ पर आप यहाँ 3 मोल ले लो तो वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 मोल ले लो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल, 2 बातें हो गई। तीसरी बात, रिएक्शन आप किस पे करवा रहे हो, रिएक्शन अगर कहाँ पर किस कंडीशन में हो रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने कांस्टेंट क्या चीज़ रखी हुई है, कांस्टेंट वॉल्यूम रखा हुआ है या कांस्टेंट प्रेशर रखा हुआ है। इन दोनों बातों के ऊपर डेल्टा एच की वैल्यू, कांस्टेंट वॉल्यूम लूंगा डेल्टा एच की वैल्यू कुछ और होगी, कांस्टेंट प्रेशर लूंगा डेल्टा एच की वैल्यू कुछ और होगी। इसके ऊपर डिपेंड करती है डेल्टा एच की वैल्यू के आपके पास क्या चीज कांस्टेंट है बच्चों। चौथी बात, टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है, टेम्परेचर चेंज करोगे डेल्टा एच की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। प्रेशर ऑफ सिस्टम, सिस्टम की किस प्रेशर पर रिएक्शन हो रहा है। खास तौर पे देखें था हमने इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर रिएक्शन जिन पे काम करता है वो गैसेस सिस्टम है, और गैसेस सिस्टम जो होते हैं वो प्रेशर से अफेक्ट होते हैं। ये वो तमाम बातें हैं बच्चों जिनके ऊपर हीट ऑफ रिएक्शन, एक और बता देता हूँ, एलोट्रोपिक स्टेबिलिटी। अगर आप कार्बन का रिएक्शन करवा रहे हो तो हीट इस पे भी डिपेंड करती है कि बेटा आपने कार्बन डायमंड लिया है, ग्रेफाइट लिया है, कोल लिया है। अगर आप इनकी कंबस्शन करवा रहे हो तो C+O2 CO2, यहाँ पर वैल्यू बनने वाली वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपका एलोट्रॉप कौन सा है। डायमंड लिया है, ग्रेफाइट लिया है, कोल लिया है। डायमंड लोगे ज़्यादा नेगेटिव होगी, ग्रेफाइट लोगे कम नेगेटिव होगी। तो डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर कि आप कौन सा एलोट्रॉपिक फॉर्म ले रहे हैं। तो बुक में बेटा 4 लिखे हुए थे, मैंने आपको 6 फैक्टर्स बता दिए हैं जिनके ऊपर हीट ऑफ रिएक्शन, उनमें ख़ास तौर पे पहला वाला लाजमी जहन में रखिएगा कि फिज़िकल स्टेट के ऊपर हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। उससे रिलेटेड एमसीक्यू काफ़ी बनते हैं। बाकी डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर पूरा रूल है, किरचॉफ इक्वेशन है। वक्त मिला तो उसका तस्करा करेंगे। प्रेशर का तस्करा बुक में मौजूद नहीं है, एलोट्रॉपिक स्टेबिलिटी का तस्करा नहीं है आपके पास। तो ये आपके पास हीट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट होने वाले बच्चों फैक्टर्स हो गए। कोशिश कर रहा हूँ, पहला लेक्चर है, पेस थोड़ी सी स्लो ही रखूँ ताकि तमाम बच्चों को समझ में आ जाए। ओके बच्चों, नेक्स्ट चीज़ हम थोड़ी सी बात करेंगे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बच्चों कौन से होते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जिनको एक्सटर्नल एड की ज़रूरत नहीं होती। एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। ये मैं मार्कर छोड़ूंगा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ये खुद ब खुद जाएगा। ये रिएक्शन क्या है? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नेचुरल है, नेचर में पाए जाते हैं। नेचर में होने वाले जितने भी रिएक्शन है ऑलमोस्ट सारे नहीं, ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेटा इरिवर्सिबल होता है।
बेटा ये पानी का फ्लो है, ऊपर से नीचे आ रहा है वाटर, क्या है ये? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नीचे से ऊपर खुद ब खुद नहीं जाएगा, इरिवर्सिबल है। नीचे से ऊपर लेकर जाओगे तो क्या देना, एक्सटर्नल एड देना पड़ेगी आपको। ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दी, फ्लो ऑफ वाटर। न्यूट्रलाइजेशन, बेटा सबने सुना होगा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन HCl प्लस NaOH। तुम लोग लेबोरेटरी में जितने भी रिएक्शन करवाते हो ऑलमोस्ट सारे स्पॉन्टेनियस हैं, फौरन से हो जाते हैं। एसिड कुछ नहीं करना आपको, एसिड और बेस को आपस में मिलाना है, सॉल्ट और वाटर खुद ब खुद बनेंगे। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ये काम खुद ब खुद होगा। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं बच्चों? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपको दूर कर दूँ, ऐसा नहीं है बाज़ दफ़ा मतलब जो रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है सिर्फ वही स्पॉन्टेनियस, नहीं ऐसा नहीं। बाज़ दफ़ा हमें रिएक्शन को हीट देना पड़ती है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट करवाने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है, जिनको ट्रिगर करवाने के लिए आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगी। अगर आपको बच्चों हीट सप्लाई करना पड़ रही है तो वो रिएक्शन, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हीट दे रहे हैं तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नहीं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एक और कैरेक्टर है, उनको स्टार्ट करवाने के लिए हीट दोगे, बस एक बार हीट देनी होगी स्टार्ट करवाने के लिए, उसके बाद रिएक्शन खुद ब खुद होगा। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया की ऑक्सीडेशन तुम लोगों ने तुम्हारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हो, वाटर बनाते हो, हीट देते हो, और यहाँ पर टेम्परेचर भी कितना देते हो? 600 डिग्री सेल्सियस। तो बोला टेम्परेचर दे रहे सर, इसमें तो टेम्परेचर दे रहे हैं, ये खुद ब खुद नहीं हो रहा। नहीं भाई, स्टार्ट करवाने के लिए अगर आपने टेम्परेचर दिया, उसके बाद जब रिएक्शन होता है तो होता क्या, ये रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, ये अपने रिएक्शन के लिए टेम्परेचर खुद बनाता है, अपने रिएक्शन के लिए हीट खुद जनरेट करता है। आपको सिर्फ शुरू में एक दफ़ा 600 डिग्री सेल्सियस देनी है, पूरे रिएक्शन के दौरान नहीं देनी, एक दफ़ा। ऐसे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हैं जिनको एक दफ़ा स्टार्ट करवाना, या तो वो खुद ब खुद होंगे, दूसरी सूरत क्या हो सकती है, उनको हीट देना पड़ सकती है, लेकिन हीट मुसलसल देना नहीं पड़ेगा। कंटिन्यूसली आपको एक्सटर्नल एड देने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा ट्रिगर करवाने के लिए, एक दफ़ा रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए एनर्जी दी, उसके बाद स्टार्ट हो गया, खुद ब खुद होता रहेगा। अब आप ये वाली हीट की सप्लाई मुनक़ता कर दें, इसको ख़त्म कर दें, तो भी ये रिएक्शन खुद ब खुद होगा और आपको ये देने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे तमाम रिएक्शन बेटा क्या, कौन से रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक पॉइंट अपने पास नोट कर लेना बेटा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। यहां स्पेशली इस चीज को भी नोट करो कि तमाम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं भी होते। बहुत सारे रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस होते हैं लेकिन एंडोथर्मिक होते हैं। लेकिन पॉइंट क्या, मोस्टली एक्सोथर्मिक, मोस्टली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, बट नॉट ऑल। तमाम के तमाम ऐसे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, मैं आइस रख दूं यहाँ पर, क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है लेकिन मेल्ट कैसे हो रही है, हीट लेकर मेल्ट हो रही है, मुसलसल हीट ले रही है। मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस है? मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ओ सॉरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है लेकिन एंडोथर्मिक है। तो एक पॉइंट आपको एक हिंट मिल जाएगा, जब हम कहेंगे कि किसी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो वहाँ पर ये चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेकिन अभी हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को आज डिफाइन कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होनी है आगे चल के, चैप्टर में आगे चलकर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी गुफ्तगू रहेगी, ठीक है ना। अभी जनरली सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं स्पॉन्टेनियस। बेटा दूसरी तरह के रिएक्शन क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस।
नंबर 2, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिनके लिए हमें रिक्वायर्ड होती है एक्सटर्नल एड, ऐसे रिएक्शन जिनके लिए हमें एक्सटर्नल असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है, इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं बच्चों वो कहलाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये नेचर में नहीं मिलेंगे आपको, ये खुद ब खुद नहीं होते, इनको करवाना पड़ता है। फिर आपको बताया था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में भी बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की 2 टाइप, रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिला और रिएक्शन हो गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिलाया, रिएक्शन नहीं हुआ, हीट दिया, रिएक्शन शुरू हो गया, हीट हटा लो, रिएक्शन होता रहेगा। इनके लिए हमें कंटिन्यूसली एक्सटर्नल एड देना होती है। चूंकि इनके लिए हमें कंटिन्यूसली एक्सटर्नल एड देना होगी, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। फॉर एग्जांपल पंपिंग ऑफ वाटर, पंपिंग ऑफ वाटर, पानी को ऊपर चढ़ाना, खुद ब खुद नहीं जाएगा। पानी को पंप करने के लिए आप मोटर का इस्तेमाल करते हैं। पानी कब तक ऊपर जाता रहेगा? ऐसा नहीं है कि एक बार मोटर चलाई, पानी चढ़ना शुरू, मोटर बंद कर दो, खुद ब खुद पानी जाता रहेगा। नहीं, जब तक आपको वाटर को पंप करना है तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी, तब तक आपको एनर्जी सप्लाई करना होगा। हीट को फ्लो करवा रहे हैं हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, हीट का हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक जाना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक जाना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रेफ्रिजरेटर में आप क्या करते हो, एसी में क्या करते हो, हीट को फ्लो करवाते हो कहाँ से कहाँ तक, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी। इसके लिए खुद ब खुद नहीं होगा, ये इस प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल हीट देना पड़ेगा। आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या ये नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? नेचर में दोनों गैसेस पाई जाती हैं बेटा, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी आपकी हवा में मौजूद है। क्या ये रिएक्शन करते हैं? ये रिएक्शन नहीं करते, नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं करते, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नेचर में नहीं होता। हाँ, कब होता है? जब लाइटनिंग आती है, मखसूस प्रेशर, मखसूस टेम्परेचर, लाइटनिंग एनर्जी प्रोवाइड होगी, उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनती भी है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ये वाला रिएक्शन कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। होप ये 2 टर्म आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, किसी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने का क्राइटेरिया क्या है? अभी ये मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है, इसके ऊपर हमने डिटेल गुफ्तगू भी करनी है। ठीक है बच्चों? ओके, अब हम चैप्टर के हिस्से में जा रहे हैं, पर बातें कर रहे हैं छोटी छोटी आसान सी बातें। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स हमने लिखा हुआ है। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। डायनामिक्स का मतलब मूव कर रही, हीट इन मोशन। थर्मोडायनामिक्स में किसकी बात करनी है? हीट की, मूवमेंट की बात करती है। थर्मोडायनामिक्स तुम्हारी बुक के हिसाब से डेफिनेशन, ऐसी स्टडी जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करती है। ऐसी स्टडी को तुम लोग क्या नाम देते हो? थर्मोडायनामिक्स का नाम देते हो, जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करता है। ये बुक की डेफिनेशन। बेटा इसमें कर क्या रहे तो इस थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ रहे होते हैं? हम एक्चुअली काम एनर्जी की, सही बात, एनर्जी को कन्वर्ट करने में ही काम कर रहे होते हैं, और हमारा फोकस होता है हीट एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी।
या कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी। मतलब हमारा लेना देना थर्मोडायनामिक्स में ज़्यादातर किससे रिलेटेड होता है, हीट एनर्जी वर्सेस केमिकल एनर्जी या हीट एनर्जी वर्सेस मैकेनिकल एनर्जी, यही थर्मोडायनामिक्स में सारी बातें होती हैं थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स का स्टार्ट है, डेफिनेशन बताइए आपको। अब हम थर्मोडायनामिक्स में इस्तेमाल होने वाली कुछ बातें, कुछ टर्म्स हम आज पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी सी टर्म है, वो टर्म हम पढ़ लेंगे, सबने पढ़ी हुई है बहुत दफ़ा। सिस्टम, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो अंडर स्टडी हो, अंडर एग्जामिनेशन हो, अंडर एक्सपेरिमेंट हो, अंडर कंसिडरेशन हो। यूनिवर्स का कोई भी ऐसा हिस्सा थर्मोडायनामिक में क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। आप ये आपका हो गया सिस्टम। यूनिवर्स में जिस चीज़ के बारे थर्मोडायनामिक में बेटा हम जब सिस्टम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, बस ये मतलब होगा थर्मोडायनामिक्स में जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर होगा, उसमें गैस भरी हुई हो। थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम का मतलब यही होगा जहाँ जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, अंडर स्टडी हो। सिस्टम, दूसरी टर्म कौन सी है, सराउंडिंग। दोनों बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। ये आसपास का यूनिवर्स का बाकी सारा एरिया, सिस्टम को छोड़कर ये बाकी तमाम एरिया क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, एनवायरनमेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का एनवायरनमेंट, सिस्टम के आसपास का इलाका। हमारे लिए कौन सी सराउंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, ये पॉइंट देखो। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ देख रहे हैं हम इस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ये सिस्टम हो गया। इसके अलावा पूरी यूनिवर्स क्या है, सराउंडिंग। मैं मार्कर के बारे में आपसे बातें कर रहा हूँ, मार्कर क्या हो गया, सिस्टम। मार्कर को छोड़ के बाकी पूरी यूनिवर्स क्या है, सराउंडिंग। लेकिन हमारे लिए कौन सी सराउंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लिए वो सराउंडिंग इंपॉर्टेंट होती है जो सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। सराउंडिंग तो बाकी सारी, यानी हम क्या सिंपल एक जुमला कहा जाता है, क्या है, यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये क्या है, यूनिवर्स। मून के बारे में बातें कर रहे हैं आपसे, उस मून के बारे में नहीं जिस मून के बारे में तुम समझे हो, रियल वाले मून के बारे में। मून के बारे में बात कर रहे हैं। मून क्या बन गया, सिस्टम, आसपास का सारा एरिया क्या बन गया, बाकी तमाम स्टार्स प्लैनेट्स क्या बन गए, सराउंडिंग। अब एक और टर्म है बेटा जो डिस्कस में नहीं आती। सिस्टम हर बच्चे को पता है, सराउंडिंग हर बच्चे को पता है। तुम्हारे पास, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, एक और चीज़ भी होती है, बाउंड्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो नॉर्मली हमारे डिस्कशन में नहीं आती। बाउंड्री क्या चीज़ है, बाउंड्री वो चीज़ जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे, ऐसी चीज़ जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे। ये सराउंडिंग, ये सिस्टम, ये क्या हो गई, बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। बाउंड्री बच्चों, बाउंड्री के हवाले से कुछ बातें कर लेता हूं। बाउंड्री आपको पता चलेगा। बाउंड्री क्या चीज़ है बेटा, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, वो बाउंड्री है। बाउंड्री, टाइप्स ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री कैसी कैसी हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री बेटा इमेजिनरी भी हो सकती है। बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, बाउंड्री कैन बी रियल। Boundary can be imaginary, boundary can be real. Boundary can be imaginary, boundary can be real. Imaginary boundary, देखो बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल ये बीकर है,
ये सराउंडिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये भी क्या, चलो बंद कर देते हैं इसको। ये वाली बाउंड्री कैसी है, ये वाली रियल बाउंड्री है। लेकिन आप गौर करोगे लिक्विड के ऊपर एक दूसरा फेज शुरू हो गया, यहाँ गैस भरी हुई है, ये भी एक बाउंड्री है। लिक्विड और गैस के दरमियान भी एक बाउंड्री है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। दिस बाउंड्री इज इमेजिनरी। रियल बाउंड्री डिफरेंट टाइप्स की होती है बेटा। रियल बाउंड्री में बी रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होगा, अब आप इसको मूव नहीं करवा सकते। रिजिड बाउंड्री फिक्स है। अगर बाउंड्री फिक्स है जिसको मूव नहीं करवा सकते, मेरे पास एक ऐसे सिस्टम में गैस भरी हुई है, इसको मैं कहीं मूव करवा सकता हूं, नहीं करवा सकता। ये कौन सी बाउंड्री है बेटा, ये रिजिड बाउंड्री। बाउंड्री में बी फ्लेक्सिबल, ये टाइप्स किसकी बनी है, ये रियल बाउंड्री। इमेजिनरी तो आपको इमेजिनरी है वो तो। बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। रिजिड, फ्लेक्सिबल क्या होगा, रिजिड बता दिया, जिसमें चेंजिंग नहीं होगी। फ्लेक्सिबल मूवेबल पिस्टन लगा हुआ, मूव करवा सकता हूं इसे। नाउ बाउंड्री कैसी है, बाउंड्री का ये वाला हिस्सा कैसा है, ये वाला हिस्सा फ्लेक्सिबल है। ये वाला हिस्सा कैसे, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ये वाला हिस्सा कैसे, रिजिड। बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। इसके अलावा सुनो, बाउंड्री डायाथर्मिक भी हो सकती है। डायाथर्मिक बाउंड्री, बच्चों डायाथर्मिक बाउंड्री किसे कहते हैं, डायाथर्मिक बाउंड्री उसे कहते हैं जिसमें से हीट फ्लो, मैं इसे गर्म करूं, हीट फ्लो हो जाए, यहाँ से यहाँ चली जाए हीट, इसको मैं डायाथर्मिक या कंडक्टिंग, आसान लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, कंडक्टिंग हो सकती है। ऐसी बाउंड्री है जो हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल करेगी, वो बाउंड्री क्या होगी, वो बाउंड्री डायाथर्मिक। बाउंड्री में भी डायाथर्मिक, बाउंड्री में भी एडियाबेटिक। बाउंड्री बच्चों एडियाबेटिक भी हो सकती है, डायाथर्मिक भी हो सकती है। एडियाबेटिक का मतलब इंसुलेटिंग, बाउंड्री इंसुलेटिंग भी हो सकती है, एडियाबेटिक भी हो सकती है। इंसुलेटिंग समझ गए होगे तुम, अगर हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल है तो डायाथर्मिक, और अगर सराउंडिंग से सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है तो वो कैसी बाउंड्री होगी, एडियाबेटिक। ये सारी टाइप्स किसकी हैं, रियल बाउंड्री की। अगर बाउंड्री रियल है तो बेटा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉल। उसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है, वॉल। यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं होगी, यहाँ हीट एक्सचेंज होगी, हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है। फ्लेक्सिबल में बेटा वर्क होगा, वर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ मैं बोल देता हूँ हीट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ हीट से बोला ट्रांसफर ऑफ हीट। रिजिड में वर्क इज इक्वल टू जीरो। बोर्ड काफ़ी गंदा हो गया है, जल्दी मिटा दिया करूँ तो बेटा पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट कर लिया करो उसको, ठीक है बच्चों। सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ लिया। सिस्टम, सराउंडिंग, ओके बेटा। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम पर। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी हैं,
सिस्टम की टाइप्स बेटा एक सबको पता है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन सा होता है बेटा? ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें क्या हम मास एक्सचेंज कर सकें, हाँ कर सकें, जिसमें हम एनर्जी एक्सचेंज कर सकें, मास भी एक्सचेंज हो जाए, एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाए। बच्चों इस तरह का सिस्टम क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल बीकर में वाटर है, बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है, वाटर इन बीकर। वाटर इन बीकर के अंदर आप लोगों को पता है कि मैं चाहूं तो इसमें क्या मजीद वाटर शामिल कर सकता हूं, इसको हीट करूंगा, इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। दूसरा सिस्टम कौन सा है बेटा? क्लोज्ड सिस्टम। सबको ये बातें पता है? क्लोज सिस्टम में क्या मास एक्सचेंज होगा? नहीं। क्या एनर्जी एक्सचेंज होगी? यस, एनर्जी एक्सचेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कुकर, मशहूर एग्जाम्पल दे दो। प्रेशर कुकर बेटा बंद होता है, सिर्फ उसमें क्या कर रहे हो? तो खाना बना रहे हो, तो हीट दे रहे हो। जब तक वो बंद है तब तक वो किसकी एग्जाम्पल है? क्लोज सिस्टम की। उसको खोल लिया तो वो ओपन सिस्टम बन जाएगा। तीसरी तरह का सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम बेटा कौन सा होता है? इसमें क्या हम मास एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं। ये बातें सबको पता है, कोई नई बातें नहीं बता रहा हूँ, नई बात अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, रुको सब्र करो। थर्मस, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, तीन तरह का सिस्टम। थर्मस, चाहे गर्म है थर्मस में तो गर्म ही रहेगी, जब तक थर्मस बंद है क्लोज भी है और हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रही। कभी सोचा ये टाइप्स बनी किन बेसिस पर है? लाइफ में कभी सोचा भी है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, पता सब है, ये बनी किसके ऊपर है? बेटा ये जो क्लासिफिकेशन हुई है, ये ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री हुई है। ओपन सिस्टम में अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन सी बाउंड्री रियल है या इमेजिनरी, तो आप अब यहां थोड़ा सा बाउंड्री लिख रहा हूं। बाउंड्री रियल भी है, ये रियल बाउंड्री, और ये ऊपर वाला हिस्सा ये क्या है? ये इमेजिनरी। बाउंड्री रियल भी है, बाउंड्री इमेजिनरी भी है। अच्छा, रियल बाउंड्री कैसे? हीट एक्सचेंज हो रही है, हाँ हीट एक्सचेंज हो रही है, तो रियल बाउंड्री और कैसी है? डायाथर्मिक। बाउंड्री रियल भी है और डायाथर्मिक भी है। अब अगर एमसीक्यू में ये आ गया, बताओ बाउंड्री अगर रियल है और डायाथर्मिक है तो सिस्टम कौन सा होगा? तो अब तो आप गए, तो तुम तो सारी जिंदगी ये पढ़ते हुए आ रहे हो, मास एक्सचेंज हुआ है, एनर्जी एक्सचेंज हुई, तो सिस्टम कौन सा? ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में बोलो, क्लोज सिस्टम के अंदर ये आपके पास क्लोज सिस्टम है। बाउंड्री पहले बताओ कैसी है, रिजिड होगी या फ्लेक्सिबल होगी? बाउंड्री रिजिड होगी, फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती। बाउंड्री एडियाबैटिक होगी, क्या हीट चेंज हो रही है, या डायाथर्मिक होगी? तो डायाथर्मिक वो होती है जिनमें से हीट एक्सचेंज हो जाती है, और एडियाबैटिक कौन सी होती है? जिनमें से हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो बाउंड्री कैसी है? रिजिड है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बाउंड्री कैसी होगी? बाउंड्री डायाथर्मिक यानी कंडक्टिंग,
एनर्जी की एक्सचेंज करना और मास एक्सचेंज नहीं करना, तो ये क्या है, रिजिड बाउंड। ये कंडीशन दे दी, पूछा बताओ बेटा सिस्टम कौन सा, क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में तो क्या हो रहा है, अब खुद प्रेडिक्ट करो आइसोलेटेड सिस्टम में बाउंड्री कैसी होगी, रियल बाउंड्री, रियल बाउंड्री। अब बताओ ये रिजिड होगी या फ्लेक्सिबल, तो क्या मास एक्सचेंज करना है, नहीं करना, रिजिड होगी। हीट एक्सचेंज करनी है या इसमें हीट एक्सचेंज होगी या नहीं होगी, आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एक्सचेंज नहीं होगी, तो अब बाउंड्री कैसी होगी बेटा, आइडियल। तो बेटा ये सिस्टम की टाइप्स हो गई। अब इसके डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, आप बलून लें, बलून किसकी एग्जाम्पल है, बलून में देखिए अगर फूला हुआ बलून है तो उसमें हम एनर्जी दे सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन उसमें मास हम ना कोई इसके मास में इजाफा कर सकते हैं ना कमी कर सकते हैं, तो वो किसकी एग्जाम्पल हो गई, क्लोज। आप और हम किसकी एग्जाम्पल है, ओपन सिस्टम की। हमारा मास भी चेंज होता है, हमारी एनर्जी भी चेंज होती है। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। आज हमने इंट्रोडक्शन दिया, आज ज़्यादा पेज भी नहीं रखा, बिल्कुल चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है। आपने थर्मोकेमिकल रिएक्शन देखे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, आप लेक्चर लेते रहेंगे, आगे चल के मैं आपको निशानियां बताता रहूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा बेटा ये वाले रिएक्शन एक्सोथर्मिक, ये वाले एंडोथर्मिक। फिर आपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ऊपर अभी 2 लेक्चर बाकी है, सिर्फ लेक्चर ही सिर्फ स्पॉन्टेनिटी के ऊपर होंगे। आपको शुरू में भी कहा था, आखिर में पूरे चैप्टर के तमाम लेक्चर लीजिए, उसके बाद पाकिस्तान का कोई भी टेस्ट सॉल्व अगर आपसे ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इमरान सर को इजाज़त दीजिए, कैमरामैन शहजाद सर के साथ अल्लाह हाफिज़।